हेलो डियर स्टूडेंट, एनटीए ने सीयूटी का पेपर ऑफिशियल पेपर लॉन्च किया है। ऑफिशियल पेपर का मतलब ये हुआ बेटा कि सीयूटी ने प्रीवियस ईयर डिफरेंट शिफ्ट में पेपर करवाए थे, बट उनमें से किसी एक पेपर को उन्होंने आपके लिए प्रोवाइड किया है, बट उनके आंसर की उन्होंने नहीं दिए। तो मैं आज लेकर आ रहा हूँ उसी पेपर को, ओरिजिनल पेपर जो एनटीए ने प्रोवाइड किया है सीयूटी के लिए, उस पेपर को लेकर आ रहा हूँ, उसकी आंसर की विद सॉल्यूशंस, राइट। तो आप इस पेपर के थ्रू अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक की है और आने वाले पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि 2023 में आपका पेपर आने वाला है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपके लिए बेनिफिट ये है कि प्रीवियस ईयर इन्होंने जो क्वेश्चंस दिए थे वो फिजिक्स के अंदर बात करें तो 50 क्वेश्चंस थे, जिनको अटेंड करने के लिए 45 मिनट्स थे, जिसका टाइम इंक्रीज करके इन्होंने इस बार 60 मिनट कर दिया है। 60 मिनट में इस बार आपके 50 क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही जो प्रीवियस ईयर थे, बट टाइम आपके लिए इंक्रीज हो चुका है, 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और वहाँ भी ये ध्यान रखना है कि 50 में से आपको ओनली 40 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। आप इस टाइम का यूज़ लेके अपने फिजिक्स के मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और आपके ओवरऑल जो मार्क्स आएंगे उनमें आप बेनिफिट ले सकते हैं इन 15 मिनट्स का। लेट्स स्टार्ट। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे प्रीवियस ईयर, ताकि इससे आप इस साल जो भी आप पेपर देने जा रहे हो 2023 में, उसको कंप्लीट कर सकें, उसकी प्रिपरेशंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर इज चार्ज यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये तो आपको पता होगा इसे बेटा कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो 12th के सिलेबस के होंगे, ओनली 12th के सिलेबस के। तो यहाँ पे फर्स्ट चार्ज वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है बेटा, फील्ड डिस्टेंस आर। इसमें क्या दिया हुआ है, ये वायर है ना, लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर का तो अपन डेरिवेशन करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, 2k लैम्डा अपॉन आर। देखो है क्या कहीं, नहीं, इन्होंने उस के की वैल्यू को पुट करके बनाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपने पास, 2k लैम्डा अपॉन आर, यही होता है। 2k लैम्डा अपॉन आर में आप ऐसा करो ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, लैम्डा अपॉन आर यही है, 2 टाइम्स का, तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो आंसर, हाँ डी मैच हो रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है। बहुत सौ को डायरेक्ट फॉर्मूला यही याद होता है। वो फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवाया था कि आप k की वैल्यू 9 × 10⁹ डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है, जिसमें -q एंड 4q आर प्लेस्ड एट सेपरेशन r, यानी कि 2 चार्ज है, एक है -q और सेकंड दिया है 4q, और इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है r। Where should a third charge be placed so that entire system of the charges becomes in equilibrium? यहाँ पे बात करें इस टाइप का क्वेश्चंस, यदि आपने सीयूटी की हमारी वर्कशॉप ज्वाइन की होगी तो उसमें मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। उन्हीं में से ये क्वेश्चंस है कि आपको थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये अनलाइक चार्जेस होते हैं तो कहाँ प्लेस करना होता है बेटा, आउटसाइड। और ये लाइक चार्जेस होते हैं तो बिटवीन कहीं ना कहीं प्लेस्ड करते हैं। और आउटसाइड में दो कंडीशन होती है, इधर या इधर। तो कहाँ पुट करोगे, जिधर स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, यानी कि इधर क्यों, क्योंकि इसके पास में इसकी वैल्यू लार्ज होगी, इसकी कम होगी, तभी तो बैलेंस कर पाएगी ना बेटा। यदि इसके पास में रख दोगे तो लार्ज फोर्स लगाएगा, ये पहले ही वीक है और वीक हो जाएगा, बैलेंस्ड कैसे करेगा, वो फोर्स ज़्यादा होगा, उसका रिजल्टेंट निकल के आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे बात करें किसकी, प्लेस्ड एंटायर ऑफ अ चार्ज बीकम्स इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज कुछ भी नहीं दिया हुआ है, थर्ड चार्ज दिया हुआ है, मैं यहाँ मान लेता हूँ कोई भी क्यू चार्ज है जो प्लेस्ड है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, x, तो ये कितनी हो गई बेटा, r प्लस एक्स, यही हुआ। और निकालना सेपरेशन r, मतलब डिस्टेंस से निकालनी है, और ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा बेटा, इस पे अप्लाई होने वाला फोर्स, यानी कि इसके थ्रू मैं a मान लेता हूँ, b मान लेता हूँ, एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हुई है। तो ये कितना हो गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब फोर्स ले लोगे क्यू, इक्वल टू के 4q क्यू अपॉन आर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो के कट क्यू कट, कैपिटल क्यू कट, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेते हैं 2x, और इधर हो गया r प्लस एक्स। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो गई, ये इधर आया x, यही हुई बेटा।
R इज इक्व टू एक्स होने का मतलब देखें अब आपका आंसर, आप सोचें R यहाँ पे ये जो है ये उतनी ही डिस्टेंस है, R की वैल्यू x की वैल्यू किसके इक्वल है, R के इक्वल, यानी कि इस चार्ज से बात करोगे तो R डिस्टेंस पे रखोगे और इससे बात करोगे तो 2R डिस्टेंस पे प्लेस्ड होगा। अब आप क्वेश्चन पढ़े, एट सेपरेशंस मतलब ऑप्शंस पढ़ते हैं, एट सेपरेशंस R फ्रॉम माइनस क्यू, एक्सट्रीम साइड ऑफ माइनस क्यू, राइट है, इसकी साइड ये, अरे कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, एट सेपरेशन R फ्रॉम 4Q ऑन एक्सट्रीम साइड, नहीं इस साइड नहीं होगा, इस साइड नहीं है बेटा ये, है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। R/2 तो आया ही नहीं है अपने पास, आ रहा है, ये R/4 आया ही नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट। वैसे आपके एक ही आंसर राइट होगा तो 4 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक आंसर के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हो। एक आंसर आपका आ गया, डायरेक्ट टिक करें, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी जल्दी सोल्व करें। The variation of electric field with respect to distance from center of charged conducting spherical cell of radius r is given by, यहाँ पे spherical cell है बेटा, चार्ज कंडक्टिंग spherical cell का मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, और सरफेस की बात करोगे तो के क्यू अपॉन आर, और उसके बाद आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सरफेस पे कैपिटल आर, और आउटसाइड के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इनसाइड 0, यानी कि आंसर क्या आएगा बी। ठीक है, कोई डाउट, क्योंकि इनसाइड में 0 होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। फिर दिया हुआ है कंडक्टिंग स्पेयर इज चार्ज, वहाँ पर स्पेयर से रिलेटेड है और कंडक्टिंग स्पेयर है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ द स्पेयर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी वैल्यू दी हुई है, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, ये ध्यान रखना। द नेट चार्ज ऑफ द स्पेयर, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻3, यही दिया ना बेटा, ये हो गया 9 इंटू 10⁻9, और क्यू आपको फाइंड करना है, और डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपके पास, दी हुई है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर, यही है बेटा। तो अब सोल्व कर दो, क्या आ रही है आपके पास वैल्यू, क्यू इज इक्व टू 1.2 इंटू 10⁻3, ये 2 का 400, 20 इंटू 20 10⁻⁻4, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 9 इंटू 10⁻9, पॉइंट को हटाया 10 लगाया, कट करो जल्दी जल्दी, कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास 9 और 400, यानी कि 3 से कट करूँ, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, कहीं कट नहीं हो रही है। अब कैलकुलेशन है 16, तो ये हो गया ठीक, ये 2 5 हो गया, 5 होने का मतलब 10 3 5 5 और 4, यानी कि 10⁻1 इंटू, अब नीचे वाली पावर लेते हैं तो 10⁻10 जो ऊपर चली गई, तो 10⁻−10, तो 1 कहीं मिस्टेक हुई है, अपॉन 3 भी है बेटा, अपॉन 3 भी है, तो 3, क्योंकि 3 कट नहीं हुआ है, तो ये कितना हो गया, क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, इसको सोल्व करोगे तो 5 1 रिमेनिंग 0.33, वो चलता जाएगा इंटू 10⁻⁻9, देखो 5.33 इंटू 10⁻⁻9 आंसर है आपके पास। लेकिन ये ध्यान रखिए यहाँ माइनस माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस, देखें बेटा आंसर देखो क्यों आएगा माइनस, माइनस का रीज़न दें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या है रेडियली इन्वर्ट, रेडियली इन्वर्ट होने का मतलब चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगी बॉडी, तभी तो रेडियली इन्वर्ट आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, तो रेडियली इन्वर्ट आएगी कब, माइन नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये आंसर किस में आएगा माइनस में, तो आपका आंसर कितना आएगा -5.3 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसमें कोई डाउट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ने, देखो मैंने फिर भी कहा है कि CUT का जो पेपर होता है उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A, सेपरेशन बाय डिस्टेंस D इज फिल्ड बाय कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस B, B दी हुई है वही है ना, ये D नहीं है, एक D है एक B है, यदि D होता तो कंप्लीटली फुलफिल मानते। इट्स कैपेसिटेंस, तो इस वाले केस में कैपेसिटेंस कितना लेते हैं, ε0 A अपॉन D - T प्लस
टी अपॉन एप्सिलॉन आर, यही लेके चलते हैं वैसे तो, ठीक है। अब देखो इसमें पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट ए, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना है, ये डी माइनस इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई बी, टी को किससे लिखा हुआ है बी से, और ये बी अपॉन एप्सिलॉन आर, यही बात कर रहा है। और क्या प्लेट की इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन क्या दिया हुआ है कॉपर प्लेट, 4 कॉपर प्लेट, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन आर इन्फिनिट, कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिट, तो इन्फिनिट होने का मतलब 1 अपॉन इन्फिनिट 0 हो गया, तो आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस बी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस बी, आपका आंसर आ जाएगा बी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलें, वैसे आंसर परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनिट होगी, ये ध्यान रखना। क्यों होगी इन्फिनिट, कॉपर प्लेट दी हुई है, कॉपर प्लेट का मतलब कंडक्टर, कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी इनफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट पी इन एक्शन, ये तो सीधा सा इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क इक्वल टू कितना होता है पी ई साइन थीटा, साइन थीटा होने का पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ बेटा, डायग्राम थोड़ा ब्लर हो चुका है लेकिन मैं बता देता हूँ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन दी सर्किट, करंट की वैल्यू बतानी है। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो ये तो पता है ही, ये कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंबल है। पहले सोल्व कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि इस तरह का सिंबल बनेगा, देखो इसको नाम दे दो यहाँ से चाहो तो ए, जिसको पता नहीं हो उसके लिए मैं बता देता हूँ, बी, ये सी और ये डी, यही हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ए से चले आप कहाँ, ये गए सी पे, और ए से गए कहाँ, ये ए से सी पे गए, और ए से कहाँ चले गए डी पे, ये गए, और सी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, और एक सी और बी के बीच में, देखो यहाँ से ये सी और ये बी, और एक डी और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, ये बेटा, और इधर का एक कॉम्बिनेशन है ही सही बैटरी के साथ। अब ये सब 2 ओम है, तो इसको हटा दे क्योंकि 2/2 इक्वल टू 2/2 1 हो जाएगा, तो इसको रिमूव कर दिया आपने, जैसे ही ये मैंने भी ये वाली ब्रांच रिमूव कर दी, ठीक है। जब इसको रिमूव कर दिया तो अब क्या होगा, ये दोनों किस में हो गए सीरीज, ये दोनों किस में हो गए सीरीज, और ये क्या हो गए पैरेलल, यानी कि 2 + 2 4, 2 + 2 4 एंड 4 4 16/4 यानी कि 2 ओम, ये कितना हो गया डायरेक्ट 2 ओम। मैंने पूरा ओवरऑल रिजल्टेंट निकाल लिया बेटा, आप भी निकाल सकते हैं। और बैटरी कितनी दी हुई है 2 वोल्ट, यानी कि I = कितना होता है V/R, V कितना है 2 वोल्ट, 2/2 1 एम्पियर। डी का आंसर कितना है, मतलब आंसर क्या है इसका, डी 1 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के सर्किट के डायग्राम्स अपन ने बहुत सारे किए हैं क्लास के अंदर, जब आपने रेजोनेंस के साथ CUT से रिलेटेड या बिट सेट से रिलेटेड वर्कशॉप ज्वाइन की हो, तो इस टाइप के अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, उन्हीं में से ये एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट वहीं से उठ के आया है, ये बोल सकते हैं अपन। अब वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे वापस डायग्राम दिया है, रेजिस्टेंस यानी कि करंट से रिलेटेड। पहले देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन थे, अब करंट से रिलेटेड, बीच में कैपेसिटर आया चैप्टर नंबर 2, अब करंट से रिलेटेड बात हो रही है। तो रेजिस्टेंस दिया है 150 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी। अब वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्टेड है, इनसे कनेक्टेड है भाई, ए और बी के बीच में, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 150 ओम, ठीक है। द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी, आपको रीडिंग बतानी है वोल्ट मीटर की कितनी होगी। तो रीडिंग बताने के लिए पहले इक्विवेलेंट निकाल लें इसका, ताकि करंट आ जाए सर्किट में। करंट तो निकालनी पड़ेगी, तो करंट निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पे ध्यान दें। देखो सबसे पहले ये 150, पहले तो आर ए बी निकालता हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल लूँ, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब कितना हो गया 150 × 100 अपॉन 150 + 100, और ये तो हो गया RAB, और इसके साथ ये किस में आ जाएगा सीरीज में, तो ये कितना हो गया 15,000 अपॉन 250, 100 प्लस ये कट 25 से कितनी वाट कट गया RAB 25, 4 और 6 60 ओम, ये तो हो गया 60 ओम, और ये हो गया 8, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 60 + 100 यानी कि 160 ओम।
ये तो आया आर इक्विवेलेंट, ये दिया हुआ है 40, तो आई कितना हो गया बेटा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी का मतलब 40 अपॉन 160, तो कितना हो गया 1/4, यही हुआ 1/4 एम्पियर। अब ये आ चुका है आपके पास 1/4 एम्पियर, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि यहाँ पे रीडिंग वोल्ट मीटर के एक्रॉस द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग देता है, पोटेंशियल से रिलेटेड, तो आपको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए क्या करोगे, V इज इक्वल टू आई आर, और I कितना है आपके पास 1/4, और ये R कौन सा लोगे, जब यहाँ की बात आएगी तो यहाँ का R लोगे, और यहाँ का इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आया था 60, यही आया ना, तो इसको यहाँ पे 60 लिख दो। तो कितना हो गया, 4 से 60 कितनी बार कट हो रहा है, ये 15 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके इस टाइप के क्वेश्चन अपन बहुत सारे करते हैं सर्किट डायग्राम्स में। नेक्स्ट बात करें, अ पोटेंशियोमीटर विद अ सेल 2.4 वोल्ट, यानी कि 2.4 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, फिर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये स्मॉल r, और ये EMF हो गया। ठीक है, मेंटेन अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, इसकी लेंथ दी हुई है भाई 2 मीटर, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, दिया हुआ है कितना 100 ओम। आ स्टैंडर्ड सेल मेंटेन द कांस्टेंट वोल्ट V, स्टैंडर्ड सेल, मैं स्टैंडर्ड सेल के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, ये स्टैंडर्ड सेल हो गया V, एंड विद इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 0.2, गिव्स द बैलेंस पॉइंट, इसके लिए इसको L1 मान लेते हैं, और इसकी L2 बैलेंस लेंथ कितनी दी हुई है बेटा 1.6 मीटर। द वैल्यू ऑफ द सेकेंड सेल ऑफ EMF V, यानी कि आपको इसकी V की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपन करंट निकालने की, सर्किट में करंट कितनी होगी। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, आपको पता होगा, जब कॉम्बिनेशन सेल करते हैं तो I इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन R प्लस R, ये होता है ना नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो नेट EMF, यानी कि EMF कितना है आपके पास, देखें जल्दी से 2.4 वोल्ट है, यही ना बेटा 2.4, R कितना है 100, और स्मॉल r कितना दिया हुआ है 0. R कितना है पहले, R देखें जल्दी से, रेजिस्टेंस है ये, तो इसका रेजिस्टेंस है बेटा, अभी इसके वाले रेजिस्टेंस को नहीं ले, क्योंकि ये तो वायर का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यहाँ कितना है इससे रिलेटेड बात करोगे तो ये हो गया आपके पास 2, और सेकेंड रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 2.4, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, पोटेंशियल ड्रॉप AB इज अक्रॉस 100 ओम, कितना दिया हुआ है ये 100 ओम, 100 ही दिया हुआ है। वैसे तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई है बेटा, मैं ओरिजिनल पेपर से एक बार कंफर्म कर लूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डाटा चेंज हुआ है, तो ये ओरिजिनल पेपर है अपने इसका CET का, इसमें एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। इसमें ये मिस प्रिंट है बेटा, यहाँ पे 10 ही दिया हुआ है, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर में दिया हुआ है 10 ओम, तो ये हो गया आपके पास 10। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल दिया हुआ है, ठीक है 10 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया आपके पास I। अब ये I होने के बाद क्या होगा, अब देखें I निकाल चुके हो, I निकालने के बाद इसमें बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ दी हुई, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे तो x इज इक्वल टू कितना होता है V/L, अब V इज इक्वल टू कितना होता है IR/L, और I की वैल्यू I कितना हो गया आपके पास, देखो ये I इंटू L कितना है लेंथ 2 मीटर, और R कितना है ये 10 ही है बेटा, है ना, इंटू 10, और I यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया, I की वैल्यू कितनी है 2.4 अपॉन 12, यही हुआ ना 2.4 अपॉन 12, यानी कि 0.2। ठीक है, ये तो हो गया 0.2 अपॉन 2, यानी कि 5 कर दूं डायरेक्ट,
5 कट हो गया तो ये हो गया 5, मैं नीचे से 2 हटा देता हूँ। समझ में आ रहा है बेटा, अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने किया क्या है, एक बार ध्यान रखें, ये नेट ईएमएफ नेट करंट वाला फॉर्मूला लिया, इसको सोल्व किया, मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल V बाई एल होता है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, आई आर आपके पास कितना था 10, 10 रख दिया, और L 2 था आपने 2 रख दिया, और I ऐसा का ऐसा ही अभी। अब मैं I यहाँ से सोल्व करके लाए तो 0.2 और ये 5, तो 0.2 इंटू 5 ये आ गया आपके पास x। ठीक है, अब आपको निकालना है पोटेंशियल यानी कि V की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा आपके पास XL, यहाँ से निकालोगे तो इसकी बात कर रहे हैं अभी इस वाले सेल के लिए, सेकंड वाले सेल के लिए, तो ये कितना हो गया 0.2 इंटू 5, और L कितना है इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में L दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 1.6, तो कितना हो गया, इसको सोल्व करोगे तो 5 10 10 यानी कि 1.6, देखो 1.6 है क्या, 1.6 वोल्ट, यही है आपका आंसर। किया कुछ नहीं है, केवल आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकाला है, पोटेंशियल ड्रॉप, राइट, अलग अलग केस में सोल्व किया और पोटेंशियल ड्रॉप निकाला और आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक तो ई टो अपॉन एम, या फिर होता है ई वी टो अपॉन एम एल। देख लो, टेम्परेचर नहीं होगा, वोल्टेज अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एरिया नहीं होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है, आंसर आएगा क्या बी। ठीक है, लेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन रजिस्टिविटी, एस से दिया हो कोई दिक्कत नहीं, या रो से भी दे सकते हैं, यहाँ एस दिया है तो ऐसे ही मान लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर टी ऑफ द सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर, अरे इस टाइप के तो मैंने सारे ग्राफ बताए थे आपको, सारे का मतलब कॉपर के लिए, कंडक्टर के लिए बताया था, नाइक्रोम के लिए बताया है, सेमीकंडक्टर के लिए बताया है। सेमीकंडक्टर वाले केस में तो क्या होता है, सी आएगा आंसर, मैं डायरेक्ट बता दूं क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको, इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर वाले केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, यानी कि रो भी क्या होगा, कम, यानी कि ये दोनों क्या हो गए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और कंडक्टर वाले केस में क्या होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये कॉपर के लिए होगा, ये होगा सेमीकंडक्टर के लिए, ये कॉपर के लिए, कॉपर का मतलब कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर, और ये होता है नाइक्रोम के लिए, ठीक है, यानी कि एलओई के लिए। तो अभी तो आपका आंसर क्या आएगा, सी, मैंने सारे ग्राफ बता दिए आपको। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग इन सेम काइनेटिक एनर्जी, इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए क्योंकि इस टॉपिक ड्यूल नेचर का क्वेश्चन है, ड्यूल नेचर ही है ना, सेम काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या उसमें दोनों में लगभग फॉर्मूला वही लगता है, बस फॉर्मूले में होता है वहाँ वेवलेंथ पूछी जाती है या रेडियस का रेशियो होता है, ठीक है, यानी कि मैग्नेट वाला क्वेश्चन है। देन द रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस की बात कर रहा है, तो रेशियो रेडियस, रेडियस का मतलब आर, आर का फॉर्मूला मैं पहले आर लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू कितना होता है एम वी अपॉन क्यू बी, इसको काइनेटिक एनर्जी में लोगे तो 2m के ई अपॉन क्यू बी, यही हुआ। अब यहाँ मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, प्रोटॉन, किस किस की बात कर रहा है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। देखो अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पर प्रोटॉन की बात करोगे तो 2m के ई अपॉन क्यू बी, रिवर्स हो जाएगा अल्फा पार्टिकल के लिए, तो अल्फा पार्टिकल 2, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, अभी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, आपको याद हो तो, कि मास जो होता है 4 टाइम्स होता है और चार्ज 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे 4, और काइनेटिक एनर्जी तो वैसी की वैसी रहेगी, सही, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स होता है, और बी तो कट कर दो, ये रूट के अंदर ही है, तो 2m के ई, ये तो कट, क्यू बी तो कितना हो गया बेटा 4 है, यानी कि √2 आएगा, यानी कि 1:1 आएगा। भाई 4 का कितना आएगा 2, 2/2 कितना हो गया 1:1, आंसर आएगा ए, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा, इसी कोई टेंशन नहीं है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इसको छोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। देन इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इसकी स्पीड कम होती,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो फोर्स कितना होगा, 0, क्योंकि F इक्वल्स टू कितना होता है, QVB साइन थीटा, और थीटा कितना है, इसी के अलोंग बोल रहा है, इन दी अलोंग, अलोंग का मतलब थीटा इक्वल्स टू 0, 0 का मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा। परपेंडिकुलर मूव करता तो पाथ सर्कुलर हो जाता, वो एक अलग चीज़ थी। अभी तो अलोंग की बात कर रहा है, तो अलोंग वाले के नो फोर्स, राइट। और क्या क्या है, नहीं कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल उसी के अलोंग हो तो कोई फोर्स नहीं लगता। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग सर्कुलर एसोइन, ये भी मैग्नेट्स वाले से क्वेश्चन है, मतलब कंटिन्यू चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं आपके, इससे ये पता लग रहा है कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के होंगे, फिर कैपेसिटर के, फिर करंट के, फिर मैग्नेट के। अभी तक तो वही सीक्वेंस चल रही है नहीं चल रही बेटा, चल रही है। और देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एज शोन इन फिगर 8.0, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट क्लास में भी करवाया बेटा। इसमें तो क्या है, डायरेक्ट आर्क वाला फॉर्मूला लगेगा और इसमें पाई ले लो, यानी कि पाई लेने का वाला आर्क वाला फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब आर इसने रेडियस दिया आर इंटू एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पाई, यानी कि पाई से पाई कट गया, यानी कि आंसर कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई 180 डिग्री रेडियन में ही लेते हैं, और ये वायर यहीं से पास होगा इसलिए 0, ये भी यहीं से पास होगा इसलिए 0, केवल आर्क वाला निकलेगा, है ना। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि पाथ उसका क्या हो गया, सर्कुलर। यही हो गया, नॉर्मल जाने का मतलब सर्कुलर हो जाता है, ये भी उसी मैग्नेट वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। देन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी की बात करोगे, फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो QB अपॉन 2πm, यही होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बात करोगे तो कितना होगा, 2πm अपन QB या QB अपॉन 2πm। टाइम पीरियड होता है शायद वो QB यहाँ से निकालोगे तो कितना, QB अपॉन 2πm फ्रीक्वेंसी है, 2πm अपॉन QB होता है जो होता है क्या, टाइम पीरियड। अब देखो वो बोल रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड्स, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड की बात करें, डिक्रीज विद इट्स स्पीड्स, इंक्रीज विद इट्स स्पीड्स, इंक्रीज विद रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन। आप सोचें फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बात कर रहा है तो आपके दिल और दिमाग में क्या आएगा क्वेश्चन, सोचें जल्दी से। वैसे यहाँ से बात करें, आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया है तो आपको आंसर ऐसे ही पता लग गया होगा कि क्या होगा। सोचें कहीं इसमें स्पीड आ रही है क्या बेटा, जब स्पीड नहीं आ रही है तो फिर ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। सिंपल सी बात है कि ये स्पीड पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी तो नहीं करेगी, QB अपॉन 2πm, राइट। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, इनटू अमीटर। अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस या स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस जिसको संट नाम देते हैं, और कहाँ कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। अब देख लेते हैं कि इसी टाइप का है, अमीटर देन वन शुड कनेक्ट, यानी कि लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, नहीं लो रेजिस्टेंस, भाई लो वाले देख लो, लो रेजिस्टेंस पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, यानी कि C आएगा आंसर, ठीक है। और वहाँ उसकी जगह यदि वोल्टमीटर में कनेक्ट करते तो हाई रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट करते, सीरीज में, वोल्टमीटर अमीटर से वोल्टमीटर, देन हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, और अमीटर से गैल्वेनोमीटर से अमीटर में आएंगे, वो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, ये गैल्वेनोमीटर से अमीटर में आएंगे, तो क्या करेंगे, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिसका अपन ने आंसर अभी बताया है। फिर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्केलर सोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ठीक है, राइट है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वेक्टर सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वेक्टर सोर्स नॉन एज करंट, ठीक है, क्या दिक्कत है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B लेते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL के थ्रू ही लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है, और इनका यदि बायट सावर्ट लॉ पढ़ा हो तो ये भी राइट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो नहीं है कौन से असर्शन रीजन वाले कि रीजन भी हो, इसमें कि दोनों स्टेटमेंट होंगे या राइट है, उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज इन डूइंग LASIK, लेजर असिस्टेंट इन C2 predominant सर्जरी, आई की सर्जरी के लिए किस टाइप की बोलो जल्दी, किस टाइप के
वेव्स को यूज़ लेते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, किस टाइप्स की वेव्स को यूज़ लिया जाता है इस LASI की, इसके लिए ध्यान रखना। इसके लिए आप अल्ट्रावायलेट रेज, ये तो डायरेक्ट याद रखने होते हैं बेटा। ये EMW के क्वेश्चन है जिसमें मैंने कहा था इन वेव्स से रिलेटेड जितने भी यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज BX दिया हुआ है। ठीक है, इतना। एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना आएगा E, ये x में आपको पता होगा E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही होती है। तो ये BX दिया हुआ है, यानी कि इससे पहले Z होगा, Z से X पे जाओगे, यही होगा ना, क्योंकि Y में नहीं होगा, Y में होगा तो फिर माइनस आ जाएगा बेटा, क्योंकि Y से तो इधर आओगे, E से B पे आओगे तो माइनस, जबकि आप चलते कहाँ हो, यहाँ से चलते हो ना भाई, यहाँ से चल रहे हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और B नीचे लेते हो। वैसे Y2 आपको पता होगा इधर होता है E और इधर होता है आपका B जनरली, तो E2B। अभी इसने बोला है कि यहाँ पे है आपका क्या X, मतलब ये B, तो फिर यहाँ पे B है, तो फिर E कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, नहीं होगा। जनरल इस केस में उसने बोला है B, तो E कहाँ होगा, यहाँ, यानी कि Z में होगा, और Z में E0, यहाँ पे B0 है और E0 निकालोगे। ठीक है, E0 निकालो भाई, इक्वेशन ये होगी, मैं E0 निकाल के यहाँ डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। तो E0 के लिए क्या आएगी वैल्यू बेटा, E0 अपॉन B0 इज इक्वल्स टू C, यही होता है। तो E0 इज इक्वल्स टू कितना हो गया C, यानी कि 3 × 10⁻8 इंटू B0, 2 × 10⁻7, तो कितना हो गया -7 होते ही 6 × 10 यानी कि 60 हो गया, 60 सही है। पहले तो EZ में देखो, EZ में ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन के साथ साथ 60 आएगा साइन, अब तो सारा मिक्स चलेगा, यानी कि ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ऊपर वाले और नीचे वाले में तो पहले इससे पता लग रहा है कि Z में आओगे तो 60 आएगा, और 60 से आप कंपेयर करें इन दोनों में तो ये वाला आंसर आएगा आपका 60, ये नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन था जिसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं था, छोटा सा ट्रिक, एक छोटी सी ट्रिक लगनी थी वहाँ पे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड तो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। देख लो, इंटेंसिटी ऑफ इन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे। एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन appropriate frequency is allowed to incident on it is called emission। सबसे पहले बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि कोई अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना। किस पे, कौन से चैप्टर में पढ़ा है आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन। 4 पार्टिकल दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। और क्या पूछा है, हैव द सेम काइनेटिक, वापस वही क्वेश्चन जहाँ पे मैंने बोला था अभी कि ये क्वेश्चन किसका है, किसका बोला था, ड्यूल नेचर का, बट वो था किसका, मैग्नेट का, क्योंकि दोनों में लगभग सेम ही फॉर्मूले। वहाँ mv/q होता है, यहाँ h/2m/q होता है। तो सेम काइनेटिक एनर्जी विच ऑफ दीज पार्टिकल हैज शॉर्टेज डी ब्रोगली वेवलेंथ, शॉर्टेज डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू, जब सेम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लोगे, 2m/ke। वैसे h/mv होता है जिसको p भी नाम देते हैं। ये तो कांस्टेंट हो गया, सेम बोल रहा है, ये सब कांस्टेंट। यहाँ से क्या पता लग रहा है बेटा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब m देख लो, ये शॉर्टेज है ना, तो ये हाईएस्ट किसके लिए, हाईएस्ट देखो m मास, हाईएस्ट किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन का -31 एंड एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन से भी 4 टाइम्स ज़्यादा है ड्यूट्रॉन का, तो यानी कि अल्फा ये होएगा बेटा अल्फा पार्टिकल, क्योंकि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, अभी अभी मैंने वहाँ पे बताया आपको 4 टाइम्स, यानी कि वो वेरी लार्ज होता है, तो उसके लिए वेवलेंथ शॉर्टेज होगी।
द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू न्यूक्लियर हैविंग द एटॉमिक मास नंबर। ये तो इस पे मैंने कहा था इस चैप्टर से यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये एक ही फॉर्मूला है। तो कितना होता है R1/R2 इक्वल्स टू A1/A2 इसकी होल पावर 1/3। तो ये कितना हो गया 27/8। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू न्यूक्लियाई ये पूछा है, ठीक है। 1/3 यानी कि कितना हो गया 3/2। देखें 3/2, ठीक। अरे ये वो फॉर्मूला है R=R0 A⁻1/3। कोई कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। कोई डाउट नहीं होंगे, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको स्पीड मेंटेन रखनी है क्योंकि 50 क्वेश्चन है बेटा। इफ n0 इज द ओरिजिनल मास ऑफ द सब्सटेंस एंड हाफ लाइफ t हाफ 4 ईयर दिए, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 12 ईयर्स। ये तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, 4 ईयर t हाफ दिया, देखो एक मेथड तो ये है n0 का मतलब हाफ कितना हो गया n0 4 ईयर्स, n0/2 कितने में हुआ 4 ईयर्स में। तो ये n0/4 कितना होगा 8 ईयर्स में। और n0 बाई मतलब हाफ करता जा रहा हूँ मैं, इसको और बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, n0/8 कितना हो गया 12 ईयर्स में। ख़त्म कहानी। ऐसे भी कर सकते हो या फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, आप किससे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी। अब फॉर्मूले में क्या होता है, कुछ भी नहीं, फॉर्मूले के अंदर भी वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे तो कोई ज़्यादा टफ बात नहीं होगी। कैसे करते हैं आप फॉर्मूले से, बोलो फॉर्मूला लगा के करोगे तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया, फॉर्मूला लगा के करोगे बेटा तो फॉर्मूले में भी यही सब कुछ होता है, बस उसको अरेंज किया गया है। अरेंज करने का मतलब क्या होता है, n=n0 या 1/2 की पावर n, यही लेते हैं। अब इस n की वैल्यू निकाल लो। अब इस n की वैल्यू निकालोगे नंबर ऑफ लाइफ, तो ये n कितना होता है आपके पास t/t½ t कितना दिया हुआ है 12 और t हाफ कितना है 4, तो ये कितना हो गया 3। अरे हुआ नहीं हुआ, अब 3 हुआ तो यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना हो गया n=n0 1/2 की पावर 3। तो ये कितना हो गया n0/3 का कितना हो गया 8। हुआ नहीं हुआ, डायरेक्ट इससे भी आंसर आ जाता है। तो ये लगाओ या वैसे करो, वैसे कम टाइम पीरियड हो तो वैसे कर लिया करो, जल्दी से हो जाएगा। अब बात करते हैं मैच लिस्ट 1 एंड 2, ठीक है। यूरेनियम की बात करोगे तो यूज्ड फॉर फिजनेबल रिएक्शन, ठीक है। थर्ड है मॉडरेटर की बात करोगे तो मॉडरेटर में क्या आएगा, मॉडरेटर किसका काम करता है बेटा, मॉडरेटर किसका काम करेंगे, रिएक्शन रेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय, ये तो कंट्रोल्ड, रिएक्शन रेट कंट्रोल्ड बाय किसके थ्रू होगी, कंट्रोल रोड्स के थ्रू होती है, तो ये तो हो गया कंट्रोल रोड्स। और कूलेंट क्या करते हैं, स्लो डाउन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। या मॉडरेटर की बात करोगे कूलेंट क्या करेंगे, जल्दी से बोले। वैसे अपने आंसर मैच कर सकते हैं अपन, यहाँ 2 पे चले गए, कूलेंट ने रिएक्शन रेट को कंट्रोल कर लिया और मॉडरेटर और कूलेंट की बात आ रही है। तो फर्स्ट का थर्ड देखें, फर्स्ट का थर्ड तो 3 में कोई दिक्कत नहीं। सी का फर्स्ट बात करोगे तो सी के लिए फर्स्ट एक में ही है, इन 2 में है। अभी भी अपने पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कैसे सोल्व करें, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कूलेंट की बात करोगे तो कूलेंट क्या करेंगे बेटा, जल्दी से बोले, कूलेंट क्या करेंगे, कूलेंट कूलेंट की बात करोगे तो कूलेंट एक तो मॉडरेटर है, मॉडरेटर क्या करेंगे, जल्दी से बोलो। मॉडरेटर और कूलेंट का काम होता है, कूलेंट क्या करते हैं, रिएक्शंस को स्लो डाउन या इंक्रीज करेंगे या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन कोर टू टरबाइन। किसका क्या काम है, जल्दी बोले। मॉडरेटर तो क्या करते हैं, इक्वेशंस को मॉडरेट करने का काम करते हैं, स्लो डाउन एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे। और कूलेंट की बात करोगे तो कूलेंट क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। कूलेंट क्यों डाला जाता है उसमें, ये बताएं, कूलेंट किस लिए डाला जाता है, कूलेंट डाला जाता है ताकि हीट ट्रांसफर हो सके, यही होता है ना कूलेंट का मतलब, एनर्जी, लार्ज अमाउंट की जो एनर्जी है उसे वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर करते हैं, यानी कि कूलेंट के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड सेकंड का सेकंड, सी, यानी सी आंसर आएगा। थर्ड हो गया डी का डी का क्या जा रहा है बेटा, डी का फोर्थ, ठीक है।
कूलेंट का मतलब ये होता है ना, गाड़ी वगैरह में भी कूलेंट डाला जाता है। द डिफरेंट इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड, किस किस में, मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूट, यानी कि मास डिफेक्ट, सिंपल सी बात है, इसको तो मास डिफेक्ट ही कहते हैं, दोनों के बीच में जो मास का डिफरेंस है उससे। द शॉर्टेज वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, शॉर्टेज दी हुई है इतनी, यानी कि शॉर्टेज का मतलब लाइमन सीरीज में शॉर्टेज कितनी आती है बेटा, 1/λL इक्वस टू R 1/1 शॉर्टेज है ना, शॉर्टेज का मतलब 1/इन्फिनेट हो गया, तो ये λL की वैल्यू 1/R ये हुआ, और 1/R की वैल्यू कितनी दी हुई, 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और फिर पूछा है कि इसकी शॉर्टेज वेवलेंथ इन पास्ट प्रेजेंट इन पास्टन सीरीज, पास्टन लोगे तो पास्टन में कितना हो जाएगा बेटा, लाइमन बाल्मर पास्टन, पास्टन 3 का मतलब 9 - 1/इन्फिनेट, तो ये हो गई आपके पास λP शॉर्टेज वाली है ना, मिनिमम तो 9/R, तो 9/R होने का मतलब 912 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई करो, देखो 8208 एंगस्ट्रॉम, आंसर क्या आ रहा है ए, यही हुआ, मैंने कुछ नहीं फॉर्मूला लगाया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, उससे डायरेक्ट आंसर आया। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ टू द मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की मैक्सिमम, अभी लाइमन ही निकाला था ना बेटा, हाँ लाइमन ये क्या निकाली थी आपने, मिनिमम 1/R, ठीक है, मैक्सिमम निकाल लेंगे, लैम्बडा मैंने पीछे से देखा मिनिमम, ये तो कितनी आई 1/R मिनिमम, अब लैम्बडा मैक्सिमम निकालोगे किसके लिए, 1/, किसके लिए, लाइमन के लिए, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/1 माइनस 1/, कहाँ से लोगे 2 से, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया 4 - 1 यानी कि 3, या उल्टा कर दूँ साथ के साथ 4/3R, और ये लैम्बडा L कौन सा, मैक्सिमम। अब रेशो किसका निकालना है, मैक्सिमम टू दी मिनिमम, मैक्सिमम टू दी मिनिमम का मतलब ये मैक्सिमम है, और ये लैम्बडा L मिनिमम, मिनिमम लोगे तो कितना हो जाएगा 1/R, तो ये 1/R होने का मतलब कट गया, 4/3 आंसर आएगा, 4/3, कोई डाउट। When a forward bias is supplied is applied to a pin junction diode, ये सेमीकंडक्टर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बाइस की बात करोगे देन मेजॉरिटी कैरियर्स करंट बिकम जीरो, मेजॉरिटी फॉरवर्ड बाइस में नहीं, उसके थ्रू तो मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल बैरियर राइज ये भी डिक्रीज होता है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा बेटा, ये ध्यान रखना, जंक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज, नो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है क्योंकि करंट मैक्सिमम फ्लो होती है, वेट ऑफ डिप्लेशन लेयर रिड्यूस, राइट है, ठीक है। इसके तो डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ भी है कि क्या क्या होगा मैच लिस्ट 1 और 2, ठीक है। फोटो डायोड, यानी कि फोटो डायोड की बात करोगे तो फोटो डायोड फोटो डिटेक्टर की तरह काम करेगा, फोटो डायोड तो जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेशन की तरह काम करता है, इसकी मेन एप्लीकेशन ही यही है। फिर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरह काम करता है, तो बच्चा क्या है ये, और रिमोट, यानी कि क्या आएगा, ए फर्स्ट का फोर्थ, ए का फोर्थ, और जीना डायोड ये बी, देखो फोर्थ दोनों में, बी का थर्ड, यानी कि आंसर क्या आएगा ए, यहीं से देख लो आप फटाफट आगे, ए या बी, जल्दी से चेक करें बेटा, कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ आगे जाके मेरी नज़र पड़ी तो ये मेरे को लगा गलत। फिर यहाँ पे एम्पलीफायर की बात करोगे तो डी, तो देखो ए बी, फिर थर्ड फोर्थ का डी है सेकंड, है ना, और ये हो गया नहीं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ये डी हो गया, और ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया आपका सी, देखो मतलब ए पे फोर्थ इन दोनों में, ठीक। फिर बी पे थर्ड इसमें है, और डी में सेकंड यहाँ है, मतलब बी आएगा आंसर, राइट, पहले ए पे टिक हो गया था जो होगा बी। फिर बात करें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड, यानी कि ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये चैप्टर है। सेमीकंडक्टर में बात करें तो क्या होगा, और ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, नो, रेक्टिफायर क्या होता है, डायोड, ध्यान रखना, जीना डायोड यूज द वोल्टेज रेगुलेटर, सही है,
जी अभी अभी बात की थी, जिनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ही काम करता है। और नॉट गेट इज ए यूनिवर्सल गेट, नहीं, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, नैंड एंड नॉर, ये होते हैं यूनिवर्सल गेट, ध्यान रखें बेटा। और ट्रांजिस्टर यूज एन एम्पलीफायर, राइट है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर स्विच की तरह यूज होते हैं। फोटोडायोड यूज्ड एज अ ऑस्किलेटर, नो, यानी कि बी एंड डी, ऑप्शन सी यहीं से पता लग रहा है कि बी एंड डी आपका राइट आंसर है। फिर बात करें मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विद लिस्ट सेकंड, देखो बात की जाती है, सबसे पहले बात की जाए, ये तो हो गया, ये वाला तो सोलर सेल होता है, ये तो पता है ही सही आपको। फर्स्ट बात करें यानी कि फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ है, फॉरवर्ड बाइस में कौन होता है, एलईडी, ठीक है, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया डी। फिर बात की जाए आपके पास जीना डायोड एंड फोटो डायोड, फोटो डायोड रिवर्स बाइस में होगा। ये दोनों ग्राफ सेम कैसे डाल दी इन्होंने यार, कुछ मिस्टेक से उठा, यहाँ पे दोनों ग्राफ ही सेम ही है। अपन आंसर मैच करें, देखें एक से और डी से, ए और डी ये दोनों कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे ना। वैसे मैं बता दूं क्या होगा, फोटो डायोड तो रिवर्स बाइस में होता है, रिवर्स बाइस का मतलब इसका फोटो डायोड का ग्राफ आपने देखा हो तो ऐसे जाता है फोटो डायोड का ग्राफ। और जीना डायोड का होगा आपका इनमें से, ठीक। तो अपन तो इन दोनों को मिलाते हैं, पहले ए का सेकंड इन दोनों में, और डी का फर्स्ट, डी पे आ जाओ फर्स्ट, यानी कि आंसर ए आएगा इसमें। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है। अरे कोई डाउट था उसमें, बोल दो कोई डाउट हो तो। नहीं था तो वहाँ पे आंसर जो भी था उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, इसलिए अपने आंसर मैच नहीं हुआ, नहीं तो अदरवाइज आंसर मैच हो जाता है इसमें। फिर बात करें, चूज द लॉजिकल ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग करंट। अब फॉलोइंग करंट यानी कि फॉलोइंग डायग्राम से रिलेटेड बात कर रहा होगा, बताइए। अब फॉलोइंग डायग्राम से रिलेटेड बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे तो शॉर्ट हो गया ही, शॉर्ट होने का मतलब यहाँ मिलेगा ए बार, यहाँ मिलेगा आपके पास बी बार, यही मिलेगा ए बार बी बार, और ये कौन सा गेट है, और ये नॉट, यानी कि नॉट आफ्टर और, ये नॉट आफ्टर और, नॉट आफ्टर और में कौन सा गेट होता है, नॉर, ये हो गया नॉर। और यहाँ पे इसमें आउटपुट यानी कि नॉर और है ना, और में कितना होता है ए प्लस बी, लेकिन इसमें बार है, और इसका उल्टा होने का मतलब ये हो जाएगा रिवर्स ही होगा। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी आने का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, एंड गेट, एंड में आता है ए डॉट बी। या आप उससे भी कर सकते हैं बेटा, टेबल से, ट्रूथ टेबल बना देता हूँ मैं आपके लिए, जैसे ये ए बी, उससे तो आंसर आया ही सही, मैं टेबल से भी ला सकता हूँ, जैसे ए और बी लाए तो इसका तो आएगा ए बार और इसका आएगा बी बार। इसमें मान लो ये 0 0 1 1, ये 1 0 1 0, ये आया, तो इसका बार मतलब उल्टा होने का मतलब कितना हो गया, 1 1 0 0, और इसका रिवर्स यहाँ आएगा तो ये 0 1 0 1, यही आया। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसको क्या करते हैं बेटा अपन, ये मान के चलते हैं अपन, यही है बेटा, यानी कि ये वाला पार्ट तो ये हो गया, यहाँ पे मैं कहीं y मान लेता हूँ और फिर ये y डैश और ये y, तो यहाँ पे y डैश मान लो। y डैश का मतलब ये काम करेगा किसकी तरह, और गेट की तरह, जब और गेट की तरह काम करेगा तो इसमें आता है a प्लस बी, यानी किसी एक में भी होगा तो आउटपुट मिलेगा, ठीक है, a प्लस बी यानी कि 1 1 0 1, यही हुआ। और इधर आएगा नॉट यानी कि y, यानी कि 0 0 1 और ये 0, नॉट का मतलब जस्ट उल्टा इसका। तो ये आपका फाइनल आउटपुट आ रहा है, और आपका ये है इनपुट, ये है आपका इनपुट, और ये है आउटपुट। देखो अब क्या आ रहा है, 0 1 0 0 0 0 1 1 1, केवल 1 1 1 है और 0, यानी कि ये आया आपके पास ए डॉट बी आ रहा है बेटा, 1 1 1 ही है, तो ये जब डॉट
डॉट प्रोडक्ट मतलब नॉट के एंड गेट की तरह काम कर रहा है, तो एंड गेट का मतलब ये होता है कि जब दोनों में इनपुट हो तभी आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बात की जाए दी प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिंग मैसेज सिग्नल विद द कैरियर वेव इज नॉन एज, ये डायरेक्ट दिया है कैरियर वेव्स के साथ जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना होता है, मॉड्यूलेशन। क्या नाम दिया जाता है बेटा, मॉड्यूलेशन। फिर बात की जाए फॉर, ये यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपका चैप्टर है। फिर बात की जाए फॉर अ जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में आपको जमाना है, तो ये ध्यान रखें। सबसे पहले क्या होता है बेटा, आपको मैं एक जनरल बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है सबसे पहले, मतलब जहाँ से लाइट सोर्स सिग्नल ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इंफॉर्मेशन सोर्स के थ्रू जहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो होता है ट्रांसमीटर। पहले तो सोर्स, फिर आता है ट्रांसमीटर। कौन आएगा, ट्रांसमीटर। मैं डायरेक्ट ही नाम लिख दूंगा, पहले तो आएगा बी, फिर आता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर आने का मतलब दिया हुआ है ई। ट्रांसमीटर से सिग्नल कहाँ जाते हैं, चैनल के पास, और चैनल दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है, मैं एक जनरल बता रहा हूँ आपको, चैनल सी। सी के बाद चैनल पे जाते हैं ना, चैनल से किसके पास जाएंगे, जो रिसीव करेगा तो रिसीवर यानी कि ए। ठीक है, और फिर यूज़ हो इंफॉर्मेशन यानी कि डी। देखो आपके पास क्या हो गए, बी ई सी ए डी, बी ई सी ए डी, यानी कि आंसर आएगा बी। ठीक है, अरे डायरेक्ट आंसर आ रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड बात करोगे तो। अ सर्किट एलिमेंट एक्स व्हेन कनेक्टेड द पीक वोल्टेज यानी कि वी नॉट दिया हुआ है, पीक करंट यानी कि आई नॉट दिया हुआ है, फ्लोज विच लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज यानी करंट पीछे है, तो कौन सा सर्किट हो गया ये, π/2 से पीछे होने का मतलब इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर या इंडक्टिव सर्किट हो गया ये। आ सर्किट एलिमेंट वाई कनेक्टेड सेम पीक यानी कि पीक वैल्यू वही है, वोल्टेज एंड सेम पीक करंट भी उतनी ही है, दोनों सेम दी हुई है, विच फ्लोज विच इज फेज इन वोल्टेज, फेज में होने का मतलब ये कौन सा हो गया, रजिस्टेंस। यही हुआ बेटा। नाउ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन सीरीज विद सेम पीक वोल्टेज, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। IRMS निकालनी, करंट की निकालनी, IRMS कितना होता है, I0/√2 ये होता है, तो पहले I0 निकालें। अब I0 निकालोगे तो I0 कितना होता है, V0/√R² प्लस XL², यही होगा, अरे होगा यही। तो इसमें वैल्यू पुट करने के लिए पहले R² यानी कि R निकालें, R = V/IR, तो R = V/I, यही हुआ। और V/I निकालोगे तो V कितना दिया हुआ है आपके पास, V0, रेजिस्टेंस वाला नेक्स्ट है, सेम पीक और सेम वो दिया हुआ है, दोनों सेम है बेटा, यानी कि वोल्टेज 200 दिया हुआ है, अपॉन करंट कितनी दी हुई है, वही 5 एम्पियर, तो 5 से कितना टाइम्स कट हो गया, जल्दी से बताएं आप, कैलकुलेशन फास्ट करें, 40 ओम। और ऐसे एक्सएल लोगे तो एक्सएल में भी कितना होता है, V/R, एक रेजिस्टेंस ही है ये भी, V/I यानी कि वही 200/5, ये भी 40 आ रहा है, 40 ओम, दोनों जब 40 आ गए तो फिर तो डायरेक्ट ही आ जाएगा बेटा। I0 = V0 कितना है, वही 200, वो भी सेम से कनेक्टेड है, बोला इसने, कनेक्टेड सीरीज विथ सेम पीक वोल्टेज, कोई डाउट नहीं होगा। जब ये बोला है तो √, यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट ही ले लूँगा बेटा, 40 2√40 ऐसे करके, ये 200 अपॉन √2 और ये 40, यही हुआ। तो IRMS कितना हो गया, IRMS I0 का मतलब हो गया 200/40 √2, और ये 1/√2, √2 2 होते हैं, कितना हो गया 200, यानी कि 40 × 2, 2 से 100, और ये कट यानी कि 2 से 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर, राइट। सोल्व करोगे 2.5 एम्पियर आपका आंसर आ रहा है।
नेक्स्ट, टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यानी कि m इज इक्वल टू कितना होता है एफ नॉट बाई एफ ई, वी शुड इंक्रीज फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज फोकल लेंथ बढ़ाएं उसकी, यहाँ से भी काम हो सकता है हो सकता है ना बेटा। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। अपर्चर से रिलेटेड कोई बात नहीं होती, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा ए। सिंपल सी बात है बेटा कि क्या इंक्रीज करना पड़ेगा। जब आप फॉर्मूले की बात कर रहे हो तो फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, सिंपल सी बात, फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, एफ नॉट अपॉन एफ ई, तो यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोकल लेंथ किसकी बढ़ा दो, ऑब्जेक्टिव लेंस की। इंक्रीज करने की बात आ रही है, डिक्रीज करने की बात आती तो इसका ये आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, राइट। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस 1.5, द फोकल लेंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या है ये प्लेनो, पहले प्लेनो बोला तो प्लेनो यानी कि इसकी R1 और ये R2, प्लेनो कॉन्वेक्स में ये इन्फिनिट, यानी कि फॉर्मूला 1/f म्यू 2 1 माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1/f म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5 माइनस 1 एयर की बात हो रही है इसलिए यहाँ डिवाइड किसी से नहीं किया है ना, 1 अपॉन R1, यानी कि पहले वाला लोगे तो ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के लिए कितना होता है, रेडियस कितनी होगी जल्दी से बताएं बेटा, रेडियस कितनी होगी, इन्फिनिट माइनस 1 अपॉन, क्योंकि ये नेगेटिव होगी क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उस साइड होगी, और दी हुई कितनी है -20, ठीक है, ये -20 हुई यानी कि प्लस, तो ये हो गया 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1/20, 1/20 होने वाला पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 5 से 4 टाइम्स 40, एफ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, पॉजिटिव या नेगेटिव देख लो यहाँ कितना फर्क पड़ रहा है, तो आपका तो आंसर है डी पॉजिटिव। ये ध्यान रखें, थोड़ा सा भी चूकोगे आंसर नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव मार्क्स आने की जगह नेगेटिव कर दोगे, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है CUT के अंदर। तो ध्यान रहे सोल्व करते समय किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक ना हो, चाहे साइंस से रिलेटेड हो या कैलकुलेशन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट बात करें, अ बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है भाई, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे खड़ा हुआ है, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये C और ये F, और 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है, हाइट तो दी हुई है HO 1 मीटर, पॉजिटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर डिस्टेंस मिरर इज इक्वल टू दी फोकल लेंथ, यानी कि जो U दिया हुआ है वो -f के इक्वल दिया हुआ है, f तो f होगा ही सही क्योंकि उधर होगा, ठीक है। क्या बतानी हो, दी हाइट ऑफ द इमेज, सिंपल सी बात है यार, हाइट बताएंगे तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता ही यही है, HI/H0 इज इक्वल टू -v/u, तो HI तो निकालनी है, H0 ऑब्जेक्ट 1 दिया है, V और U की बात करनी है तो निकालना पड़ेगा, U तो दिया हुआ है आपके पास, V की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या लोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्योंकि मिरर है, मिरर में प्लस होगा, तो ये हो गया 1/f। इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, और ये कितनी दी हुई है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -f, तो ये इधर आया 1/v, ये इधर आया प्लस हो गया, यानी कि 1/v प्लस 1/v यानी कि 2/f, यही हुआ, तो v इज इक्वल टू f/2, तो यहाँ पे पुट कर दें HI/1 इज इक्वल टू -v का मतलब f/2 और ये -f, यही हुआ, तो 1/f, f से f कट गया, 2 हो गया, 1/2 का मतलब 0.5 मीटर, पॉजिटिव में 0.5 मीटर है आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं किया आपने, ये फॉर्मूले लिए और कैलकुलेशन की, आपका आंसर आ जाएगा, सोचना ही नहीं है, जल्दी जल्दी से सोल्व करें। अब केस बेस्ड में एक बार तो पढ़ लें पूरा का पूरा कि दिया हुआ है, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं, ठीक है, ये तो पैराग्राफ ही दिया हुआ है, अधिकतर पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ के अपन मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन
नहीं आया। क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस यानी कि डेल्टा बिटवीन द सुपर फेज डिफरेंस, डेल्टा फाइव होगा बेटा, ये कहीं ना कहीं फाइव छुप गया, बिटवीन टू सुपर इम्पोजिंग वेव्स टू ऑब्टेन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड हेंस ब्राइट बैंड। इंटरफेरेंस की बात करोगे तो फेज डिफरेंस कितना होता है, इंटरफेरेंस ये तो मैंने डायरेक्ट याद करवाया आपको 2n पाई, फेज डिफरेंस कितना होगा 2n पाई ब्राइट के लिए 2n पाई और 0 इक्वल टू 1 2 3 4, राइट है आंसर। फेज डिफरेंस इतना ही होता है 2n पाई। 42 में वापस इन्होंने लैंग्वेज दी है, आपको लैंग्वेज बार बार नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना, टाइम बचाना है। इनमें जो पेपर दिया हुआ है बेटा उसमें केस बेस्ड में होता है ये कि पैराग्राफ एक बार देके क्वेश्चन दिए होते हैं, बट इन्होंने क्या किया, पैराग्राफ अगेन एंड अगेन रिपीट किया है 5 टाइम्स। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट एक बार यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं, 2 बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। इफ टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटीज आई नोट ईच हैविंग द रैंडमली वेराइंग phase difference, randomly varying, the resultant intensity at center of screen will be, ये random varying है बेटा। random varying की बात करोगे तो phase difference क्या होगा इस केस में यानी कि ये आई नोट प्लस आई नोट की तरह बिहेव करेगा और 2 आई नोट, क्योंकि फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो आंसर क्या आएगा 2 आई नोट। ये ध्यान रखना है क्योंकि इस वाले केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटीज होती है वो डिफरेंट का सम होती है जब कांस्टेंट फेज नहीं दिया हो, यहाँ रैंडम वेराइंग फेज डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इंटेंसिटी को ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर अगेन इन्होंने लैंग्वेज दी हुई है, मैंने ये लैंग्वेज बार बार इसलिए ली है ताकि आपको ध्यान रहे कि वहाँ इस लैंग्वेज को बार बार नहीं पढ़ना है, मेन क्वेश्चंस को पढ़ें। मेन क्वेश्चन है आपके पास, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड, एक स्लिट क्लोज्ड कर दोगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, ये तो कंफर्म है। इंटेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब ये ध्यान रखना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, है ना, और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देख लें इंटेंसिटी डिक्रीज तो विड्थ भी डिक्रीज और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी कि वो भी डिक्रीज होगी क्योंकि 1 डिक्रीज हो गया। स्लिट इज क्लोज, इंटेंसिटी विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेज नहीं, डिक्रीज होगी जब क्लोज्ड की है। तो इंटेंसिटी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीजेज ना, यहाँ इंक्रीज कर दी इन्होंने, नहीं, आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर क्या होगा बी। 44 की बात करें तो अगेन यहाँ से यहाँ तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के आते हैं और क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशंस बिटवीन द स्लिट इज हाफ्ड, स्लिट हो गई हाफ्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल। देन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ की बात करोगे बीटा इक्वल टू कितना होता है लैम्डा डी अपॉन डी, तो बीटा डेस इज इक्वल टू लैम्डा। अब क्या बोला है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ्ड एंड बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, तो ये तो हो गया स्क्रीन एंड स्लिट के बीच की डबल और ये हो गया d/2, तो ये हो गया 4 लैम्डा डी अपॉन डी यानी कि 4 बीटा, 4 टाइम्स हो गए यानी क्वाड्रेप्टल हो गया। ठीक है, 4 टाइम्स हो गए। आप देखें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, सोल्व करें, अपने आप आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 45 नंबर क्वेश्चंस, यहाँ से यहाँ तक वापस लैंग्वेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आए। और यहाँ दिया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा दिया हुआ है 0.4 mm इफ द होल एपरेटस इज इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजिंग द ज्योमेट्री एंड विदाउट चेंजिंग द ज्योमेट्री। ठीक है, मैंने सोचा चेंजिंग इन ज्योमेट्री यानी कि बी स्मॉल डी और कैपिटल डी भी चेंज होगा क्या, नहीं हुआ है। द न्यू फ्रिंज विड्थ, सिंपल सी बात है, न्यू फ्रिंज विड्थ की बात करोगे तो कितना होता है बेटा, ये लैम्डा डी अपॉन म्यू डी, ये होता है फॉर्मूला इस वाले केस में। तो इसको तो आप क्या लिख सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को, यानी कि बीटा अपॉन म्यू, और बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई 0.4 mm में दी हुई, तो mm में ही रखो, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कितनी दी हुई है 0.4 अपॉन 4/3, ये कट हो गया, 4 से 0.10 बचेगा, यानी कि इसको ये लिख सकते हो ना आप इंटू 3/4, ये 10 एक तरीके से कट 0.3 mm, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। इसमें कोई डाउट, अरे इसमें कोई डाउट, यानी कि एक केस बेस्ड आप कंप्लीट कर चुके हो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड। अब सेकंड आएगा, 45 क्वेश्चन होते हैं, एक केस बेस्ड आपका कंप्लीट
हो जाता है। नेक्स्ट 46 से 50 तक सेकंड केस बेस्ड होगा। ये पहले ही प्री डिफाइन है कि 41 से लेके 45 तक 5 क्वेश्चन एक केस बेस्ड पे होंगे और 46 से 50 तक दूसरा केस बेस्ड होगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिगर शोज अ मेटल रोड पी क्यू रेस्टिंग ऑन अ रेल्स, ठीक है। ये पी डायग्राम नहीं दिख रहा है आपको साइड से ना, एक रोड है, ये पी और क्यू है और ये ए और बी है। ये एक रोड से जो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कनेक्टेड है और यहाँ पे की दी हुई है, ठीक है। लेंथ ऑफ रोड 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, बी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस रोड 180 मिली एम्पियर दिया है टू यूनिफॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है सपोज के इज ओपन, क्या बोल रहा है, के ओपन है, कि यहाँ पे जो है वो ओपन है, ठीक है। पोजिशंस की ओपन है और वो बोल रहा है रोड मूव्स विद स्पीड 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, इन दी डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड इन दी डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, डायरेक्ट BLV। अब बी देखो कितना दिया हुआ है बेटा, लेंथ तो है 15 सेंटीमीटर, 0.50 15 सेंटीमीटर यानी कि 10 की पावर -2 और ये 12 इंटू 10 की पावर -2। सोल्व करें, ये पॉइंट हटाया, 100 लगाया, सोल्व करें 12 इंटू 5 60 और ये कितना हो गया 90, 6 15 90 60 और ये हो गया 90 यानी कि 900/100 इंटू 10 की पावर -4, यहाँ तक हो गया, ये कट, कुछ मिस्टेक्स हो रही है, देख लो ये फॉर्मूला लगेगा और आंसर आएगा। BLV 0.50 अपॉन यानी कि 100 हो गया 15, तो यानी कि 600। मैं इसको हटाता हूँ एक बार, कैलकुलेशन में कुछ पावर्स की मिस्टेक्स ना हो इसलिए। 5 ये 60 और एक ये 60, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -4, ये 2 मैंने रिमूव किया, तो 90 इंटू 10 की पावर -4, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर -3, 9 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात की जाए, अगेन यहाँ से वहाँ तक तो वही है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रोड व्हेन के इज क्लोज्ड, यानी कि के क्लोज होने का मतलब करंट के थ्रू ही आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, बिल साइन थीटा, अरे यही लगता है, तो जब बिल साइन थीटा लगेगा तो एफ बिल आपके पास है से बी 0.50। करंट की बात करोगे तो करंट कहाँ से लाओगे, EMF/R आती है भाई, यहीं से ले लो पिछले वाले से, जब यहाँ से आई लोगे तो ये EMF/R होती ही नहीं होती, तो EMF तो कितना हो गया 9 इंटू 10⁻³ और R रजिस्टेंस दिया है गया, देखो द रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग, ये रहा, तो ये तो था 9 इंटू 10⁻³ अपॉन R 180 मिली का मतलब 10 की पावर -3 इंटू L, लेंथ ऑफ द रोड 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 इंटू 10 की पावर -2। सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करनी बेटा, मेन फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स है आपके साथ पावर की, यहाँ पे जब सोल्व करोगे तो 10 की पावर -3 के साथ कुछ मतलब आंसर आएगा आपका, शायद जहाँ तक मुझे पता है 0.375 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है, जिसको इन्होंने चेंज करके इधर लोगे तो -3 की फॉर्म में आंसर आएगा, मतलब 3.75 ये वाला आंसर आएगा। लेकिन इस पावर में कुछ मिस्टेक्स है जो डायरेक्ट वहाँ से आई है ना, तो इस तरीके से पावर में जब मिस्टेक आ रही हो, सब पावर सेम दी हुई है, तो आप अपने आंसर को परफेक्ट तरीके से फिट करें, उनकी जो भी बोनस देने का नंबर आएगा तो बोनस मिलेंगे उस केस में, लेकिन वहाँ तो 10 की पावर -3 होगा उस वाले केस में। पावर रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल और स्पीड दी हुई है -1, देन के इज क्लोज्ड। पावर की बात करनी है बेटा, पावर का फॉर्मूला, पावर जल्दी से बताएं। आप इंड्यूस्ड EMF निकाल चुके हो, करंट निकाल चुके हो, करंट के बाद में अभी जो निकाली है वो फोर्स निकाल चुके हो, जब फोर्स निकाल दी और वेलोसिटी दी हुई तो पावर सीधी सी बात करोगे P = FV और फोर्स यहाँ से निकाला है ही सही,
और वी वेलोसिटी दी हुई है 12 मीटर पर सेकेंड। इसमें वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे, आंसर आएगा नहीं आएगा? अरे ज़रूर आएगा, ये फॉर्मूला मैंने आपके पास। इसमें जब वहाँ की पावर मिस्टेक है तो यहाँ पे भी वो पावर में मिस्टेक रहेगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 49 में बोल रहा है पावर डिसिपेटेड एज हीट। हीट की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है पावर से रिलेटेड? हीट से रिलेटेड आई स्क्वायर आर, ये होता है ना पी इज टू आई स्क्वायर आर। तो आई आपने मैंने निकाला है फर्स्ट क्वेश्चन में, आपको बता दूं यहाँ पे आई निकाला ना बेटा मैंने, ये आई तो है, ये रहा आई, आर दिया हुआ है इधर से, ये रहा आर, यानी कि ये रहा आई। तो ये आई निकाला, आई स्क्वायर कर दो और आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर जरूर आएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे पूछा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ मूविंग रोड in the magnetic field becomes parallel to the rails, becomes parallel, no parallel नहीं होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना चाहिए, instead of be perpendicular। perpendicular होगा तभी induced EMF, आपको पता है BLV में B L and V ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो यहाँ पे तो इसने पैरेलल बोल दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ पे आके आपके टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सीयूईटी के जो एनटीए ने प्रीवियस ईयर 2022 में पेपर करवाया था उसका मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस विद आंसर की आपको, और उसमें जो माइनर मिस्टेक्स थी वो भी बता दिए। इससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि आपका पेपर कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। तो आप एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करें और फॉर्मूले बार बार रिवाइज करें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करें। तो सीयूईटी के पेपर को आप कंप्लीट तरीके से क्रैक करते हुए मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे। रेजोनेंस परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस।